नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो एक बार तो इसके बारे में थियोरेटिकली बात करेंगे और ग्राफिकली भी समझेंगे कि एक्चुअली में लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है, क्यों लीनियर वर्ड यहाँ पे लगाया गया। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित सिंधवानी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो लीनियर कॉम्बिनेशन को थियोरेटिकल समझने के लिए आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा। जो ये वर्डिंग लिख रहा है उस वर्डिंग को थोड़ा सा फील करना पड़ेगा हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो तो ये लेक्चर समझ आ जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कहता है अ वेक्टर वी फ्रॉम वेक्टर स्पेस। देखो, हमें पता है कि वी एफ किसको डिनोट कर रहा है, वेक्टर स्पेस को डिनोट कर रहा है ओवर अ फील्ड एफ। स्मॉल वी, मैंने कोई भी एक वेक्टर चूज कर लिया हमारे वेक्टर स्पेस में से, कोई भी एक वेक्टर चूज कर लिया, इज कॉल्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन। उस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जा रहा है। समझ रहे हो? उस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जा रहा है। किस वेक्टर को? जो एक वेक्टर स्पेस से लिया गया है। कब बोला जाएगा? जब वो वेक्टर स्पेस के ऊपर बैठे हुए जो और पॉइंट्स हैं, v1 v2 vn, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, 3 4 5 n, कुछ मर्जी, इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू a1 v1 a2 v2 और अप टू an vn। देखो, ये तो बात हो गई इसकी थियोरेटिकली कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि वर्ड ये यहां पे क्या प्ले कर रहा है। ये कहता है कोई भी एक वेक्टर v आपने उठा लिया जो वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है, वो बाकी बचे हुए जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं v1 v2 v3 vn, सारे नहीं, हो सकता है 2 3 4 n, जितने मर्जी, उनके एडिशन में लिखा जाएगा ओवर a1 a2 an। यानी कि अगर a1 a2 an फील्ड के एलिमेंट हैं, स्केलर्स हैं, उन स्केलर्स के साथ इस लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा लिखा जाएगा। ये तो ये थियोरेटिकली कहना चाह रहा है, ठीक है। जहां पे ये कह रहा है a1 a2 an आर द फील्ड के जो है वो एलिमेंट है, वो स्केलर है। देखो, पहले मैं थियोरेटिकली समझा रहा हूं, फिर इसको ग्राफ पे लेकर के जाएंगे। यहां पे इसके कहने का मतलब है, मान लो मैंने एक 2D के अंदर वेक्टर ले लिया दैट इज 1 0, और एक वेक्टर मैंने ले लिया दैट इज 0 1। एक वेक्टर मैंने ले लिया दैट इज 0 1। मुझे पता है कि जब किसी वेक्टर को किसी और वेक्टर में ऐड किया जाता है, मान लो मैंने ये वेक्टर लिया और मैंने क्या किया, इस वेक्टर के अंदर ये वेक्टर ऐड कर दिया, ठीक है ना। मैंने ये वेक्टर लिया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो जब ये ऐड किया जाएगा तो भी तो हमें क्या शो होता है अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ एडिशन, दिस प्लस दिस ऑलवेज इक्वल टू दिस, वेक्टर ही शो होता है ना। तो एक तरह से इसको रिजल्टेंट ही ट्रीट करो। रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, वेयर ऑल द समथिंग्स आर वेक्टर। ये तो मैंने एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बताया। अब सोचो, अगर मैं बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ले जाऊं, वो कहता है ये जो ऊपर वाला वेक्टर है उसको मैंने स्केल कर दिया, उसको मैंने डबल कर दिया, a1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी मैंने स्केल कर दिया, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इस वेक्टर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो ये v1 था, है ना, और ये अगर v2 था, तो इसको मैंने लिख दिया डबल ऑफ v2। यही हमने किया है। ये मेरे पास था v1, क्लियर। अभी भी ये किसको शो कर रहा है? ये भी तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को शो कर रहा है। मतलब इनसे आने वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या लिखा जा रहा है? वो लिखा जा रहा है डबल ऑफ v2 प्लस में ट्रिपल ऑफ v1, वेयर 2 3 4 आर द फील्ड के एलिमेंट, और v1 v2 भी तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, जिस वेक्टर स्पेस के अंदर खुद v उठाया जा रहा है। समझ आया थोड़ा बहुत? अभी और इसको ग्राफिकली देखेंगे और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको अगर आप इमेजिन करोगे माइंड में डायग्राम, तो ज्यादा जल्दी अच्छे से क्लियर होगा। आई होप कि थ्योरी आपको समझ आई है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ये कहता है अ जीरो वेक्टर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस। ऑब्वियस सी बात है कि एक जीरो वेक्टर जब लिखा जाएगा तो वो 0 v1 0 v2 0 vn। तो जब मैं सारे वेक्टर्स का स्केल ही 0 कर दूंगा, एक पॉइंट के बारे में बात करूंगा, फॉर एग्जांपल ओरिजिन है ना, मैंने इधर वेक्टर बढ़ाया आगे, ठीक है ना, मैंने इधर वेक्टर आगे बढ़ाया, तो वेक्टर बनेगा क्या? उनका रिजल्टेंट बनेगा क्या? मैं दोनों को ही 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि मैंने उनका स्केल ही नहीं किया, तो वापस से ओरिजिन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2D की बात करें तो 0 0, तो अगर मैं 0 0 में 0 0 ऐड कर दूं, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 वेक्टर। तो इसके कहने का मतलब है जीरो वेक्टर कैन बी ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर सम, जहां पे सारे हमारे फील्ड के जो एलिमेंट है वो कौन है? जीरोस है। आई होप समझ आ रहा है।
अब एक बार इसको थोड़ा सा ग्राफ पे समझते हैं, यहां से आपको बिल्कुल एज इट इज प्रॉपर आइडिया मिलने वाला है कि एक्चुअली में ये क्या कह रहा है, और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि क्यों इसने ये वर्ड लीनियर का यूज किया हुआ है। अब ध्यान से देखो, इस वेक्टर को इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये जो वेक्टर है, दिस रेड कलर वेक्टर इज 3i कैप। ये कहता है इस वेक्टर का नाम 3i कैप है, ठीक है। और ये जो वेक्टर है इस रेड कलर में, इस वेक्टर का नाम है माइनस का, मैं इसको येलो से रिप्रेजेंट करता हूं, इस वेक्टर का जो नाम है वो है माइनस का 2j कैप। तो अब देखो, जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में ऐड किए जाएंगे, जब इन दोनों वेक्टर्स की आपस में जो एडिशन है, यानी कि एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसने v वेक्टर को किस फॉर्म में लिख दिया, 3i माइनस 2j की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये एक्चुअली में एडिशन हो रही है। इसको अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, देखो यहां पे मेरा वेक्टर गया दैट इज 3i कैप, ठीक है, और यहां पे जो मेरा वेक्टर गया, मान लो यहां पे जो मेरा वेक्टर गया वो चला गया मान लो कि 2i कैप। तो दिस प्लस दिस अब बनेगा क्या, ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग यहां पे तो मेरे पास क्या आने वाला है, रिजल्टेंट आने वाला है। तो अब जो वेक्टर मेरे पास बनेगा दिस प्लस दिस बनेगा क्या, एक्चुअली में दिस, और इस वेक्टर को हम लिखेंगे क्या, 3i प्लस में 2j कैप। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हमने खुद x कंपोनेंट y कंपोनेंट्स के बारे में ही बात की, जिसको हम बेसिस बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो यहां पे हमने x कंपोनेंट y कंपोनेंट के बारे में ही बात की कि मैंने i कैप ले लिया, j कैप ले लिया, एक का डबल किया, एक का ट्रिपल किया। अब जो नया वेक्टर उनका रिजल्टेंट शो करके जाएगा, समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, दैट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज नोन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन। उसी को क्या बोला जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है। होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब एक बात सुनो बड़े प्यार से, सोच के देखो क्या होगा जब मैं हर वेक्टर के बारे में ऐसा सोचने की कोशिश करूंगा। देखो मैं थोड़ा सा 2D डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको बहुत प्यार से समझ आएगा। देखो इस डायग्राम को समझ लेना, आज का टॉपिक आपका क्लियर है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग में बात कर रहा हूं, तो मैं मेरा वेक्टर स्पेस लेके जा रहा हूं 2D के अंदर, ठीक है ना। मैं वेक्टर स्पेस लेके जा रहा हूं 2D के अंदर, तो यहीं से वेक्टर v लिया जाएगा। देखो सोच के देखो, अगर मैंने एक वेक्टर ले लिया समथिंग ये, और एक वेक्टर ले लिया समथिंग ये, ठीक है ना, एक वेक्टर ले लिया ये और एक वेक्टर ले लिया ये। अब अगर मैं इन दोनों की एडिशन करता हूं तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा। ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इन वेक्टर्स को स्केल कर दूं, मतलब इस वेक्टर को मैंने डबल ट्रिपल कर दिया और इस वेक्टर को भी मैंने डबल ट्रिपल कर दिया, ठीक है ना, इस वेक्टर को भी डबल ट्रिपल, इस वेक्टर को भी डबल ट्रिपल, तो अब वापस से ये क्या शो करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन इसको शो करेगा, वेक्टर एक तरह से रिजल्टेंट शो करेगा। ऐसे ही अगर मैंने इनको हाफ कर दिया होता, इसको भी समझो मैंने हाफ कर दिया समथिंग, मैं किसी और स्केल से ले लेता हूं तो अच्छे से समझ आएगा। मैंने इसको भी हाफ कर दिया और ऐसे ही इसको भी हाफ कर दिया, अब भी क्या शो होगा, उन्हीं का रिजल्टेंट शो होगा। तो इसका मतलब क्या है, जितना मर्जी आप वेक्टर्स को स्केल करते रहो, हर वेक्टर बन के आने वाला है। जब हर वेक्टर बन के आने वाला है तो हम यहां पे एक चीज बोल सकते हैं, एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम। हर वेक्टर सम में लिखा जा सकता है। मुझे फर्क क्या पड़ता है, मैं किसी स्केलर को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी को 1 से, हर वेक्टर किसी ना किसी के तो सम में लिखा जा रहा होगा, हर वेक्टर, ऑब्वियस सी बात है। तो अब एक बार डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखो और हमारा फर्स्ट लेक्चर ध्यान दो, जब अपन ने वेक्टर स्पेस के बारे में बात की थी। यार a v1 और a2v2 कौन है, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन है। कौन सी मल्टीप्लिकेशन, एक स्केलर एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर से एक वेक्टर के अंदर वेक्टर ऐड हो रहा है। ध्यान से सुनो, ये वेक्टर है जो वेक्टर स्पेस का है, ये वेक्टर है जो वेक्टर स्पेस का है। जब उन दोनों की एडिशन होगी तो क्या वेक्टर स्पेस की एक कंडीशन नहीं थी कि वो क्लोज्ड रहेगा एडिशन के अकॉर्डिंग, अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। तो जब वो क्लोज्ड रहेगा यानी कि उनकी एडिशन भी जो आंसर आने वाला है वो भी तो उसी वेक्टर स्पेस के अंदर होगी। इसका मतलब मैं जितने मर्जी वेक्टर्स को ऐड करता रहूं, अगर वो सारे वेक्टर्स उसी वेक्टर स्पेस के हैं तो जो उनका रिजल्टेंट शो करेगा, जो उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन शो करेगा, वो भी तो एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे एक चीज और समझ आ गई कि हर वेक्टर अपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, चाहे वो जिस मर्जी वेक्टर की हेल्प से, जिस मर्जी स्केलर की हेल्प से लिखा जा सके, डिपेंड ऑन द कंडीशन। क्लियर है। अब एक पॉइंट यहां पे और लेकर के चलते हैं। सोचो
मैं ये जो वेक्टर जिनके रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं इनमें से एक को फिक्स कर दूं तो क्या बनेगा। देखो, मैं अगर एक काम करूं, मैंने काम किया कि यहां पे मेरे 2D स्पेस के अंदर एक वेक्टर को तो मैंने ऐसा कुछ कर लिया, एक वेक्टर को मैंने बोला कि भैया ये तो फिक्स है, इसको मैं स्केल नहीं करूंगा, ये u है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ये वाला वेक्टर है, मैं इसको स्केल कर सकता हूं, मैं इसको इस लेंथ का भी लेके जा सकता हूं, मैं इसको इस लेंथ का भी लेके जा सकता हूं, मैं इसको इस लेंथ का भी लेके जा सकता हूं, मैं इसको जितना मर्जी स्केल करूं मेरी मर्जी। क्लियर वाली बात है, मैं इसको जितना मर्जी स्केल करूं मेरी मर्जी। अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, डायरेक्शन को इग्नोर करना ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो, इसको फिक्स ही कर देते हैं सो दैट प्रॉपर ट्रायंगल ऑफ एडिशन बने। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर को फिक्स कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैंने इस वेक्टर का स्केल ये कर दिया, फिर मैंने किसी फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, उसके स्केलर की मल्टीप्लाई ये कर दी। और अगर आप बिल्कुल एरो की बात करते हो तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन हम समझ लेते हैं कि वेक्टर यहां से जा रहा है, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, समथिंग मान लेते हैं लास्ट पॉइंट ये आ गया, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, पहले इस वेक्टर को इस लेंथ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया, फिर मैंने इस वेक्टर को यहां से लेके यहां तक इस लेंथ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया, फिर मैंने इस लेंथ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया, फिर मैंने इस लेंथ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया, फिर मैंने इस लेंथ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया। मतलब एक वेक्टर को मैंने रख दिया फिक्स, दूसरे वेक्टर की मैं लेंथ कम ज्यादा करता जा रहा हूं। तो जो रिजल्टेंट है, जो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो क्या शो कर रहा होगा यार। यहां लीनियर कॉम्बिनेशन ये शो कर रहा है, यहां लीनियर कॉम्बिनेशन ये शो कर रहा है, यहां लीनियर कॉम्बिनेशन ये शो कर रहा है, यहां ये शो कर रहा है, यहां ये शो कर रहा है। मुझे एक चीज तो समझ आ गई, भाड़ में गए दोनों के दोनों वेक्टर। मुझे जब वेक्टर की टिप मिल रही है ना, ये जो टिप मिल रही है रिजल्टेंट वेक्टर की, जब इन रिजल्टेंट वेक्टर की टिप्स को ऐड किया जाएगा तब एक लाइन बनने वाली है। दैट्स व्हाई हम इस टॉपिक को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम लीनियर के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे वो 2D में पॉइंट पड़ा हो वेक्टर, चाहे वो आपका 1D में पड़ा हो यानी कि स्केलर्स हो, चाहे वो आपका 3D के अंदर पड़ा हो, चाहे वो R4 में, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो एक वेक्टर को जब फिक्स करोगे, एक की टिप आगे पीछे मूव करोगे, हमेशा रिजल्टेंट किसको शो करेगा, एक लीनियर ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स व्हाई इस टॉपिक का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ग्राफिकली आपको समझ आया होगा, ठीक है। जीरो वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है थ्योरेटिकली हमने समझ लिया। एक दो एग्जांपल से देखते हैं कि अगर अपने पास क्वेश्चन बन करके आते हैं तो किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को ट्रीट करना है। देखो, और विद प्रूफ करेंगे कि एक्चुअली में हो क्यों रहा है ये। देखो फर्स्ट एग्जांपल है, ये कहता है v1 v2 v3, ये तीन अगर वेक्टर्स लिए जा रहे हैं किसी वेक्टर स्पेस से, देन ये जो v है प्रूव करके दिखाना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन तीनों की सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से। ये इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से बन रहा है। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। देखो बड़ा सिंपल सी, बिल्कुल प्यार से बात करते हैं। अगर मैं जो गिवन है हमें शो करके दिखाना है, मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं तो 1 मिनट का आंसर है। कैसे? मैं 4 को जब v1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आंसर आएगा 400, और 5 ऑफ v2 कुछ ऐसा आंसर आएगा 050, और v3 के केस में आंसर आएगा 006। क्लियर है। जब इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो वापस से आंसर आएगा 456। तो क्या वापस से वो v को शो कर गया? बिल्कुल शो कर गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से इसको समझो, प्रूफ हो चुका है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर मैं इस पे ही जाऊं, ऐसा हो क्यों रहा है? आप कहो सर यहां पे तो कोई भी स्केलर हो सकते थे यार, यहां पे मैं 2 लिख सकता था, 3 लिख सकता था, या मैं इन डिजिट्स को उल्टा पुल्टा कर सकता था। बिल्कुल डाउट आ सकता है आप सभी के मन में, डिजिट्स को तो उल्टा पुल्टा भी किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या गिवन एग्जांपल रीजन सुनो। मान लो कि अगर मैं 4, 5 और 6 को लिख रहा हूं, 4, 5 और 6 को लिख रहा हूं, मुझे इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है जहां पे मुझे इन तीन पैटर्न्स का यूज करना है, फिक्स है। तो इसका मतलब a1 इंटू में v1, क्लियर, प्लस a2 इंटू में v2 यानी कि 010, और a3 इंटू में v3 यानी कि 001। यही हो रहा है। अब एक बार के लिए ऐड करते हैं इनको, तो a1 प्लस 0 प्लस 0, ये क्या बचेगा? a1। इधर से a1 इंटू 0, a2 इंटू 1, और यहां से क्या बचेगा? a2। यहां से क्या बचेगा? a3।
बाई चांस अगर यहां से बच जाए ना A1 प्लस A2, A2 प्लस A3 ऐसा कुछ, तो जस्ट क्या करना है, कंपेयर करके एलिमिनेशन लगा दो, है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया 4, 5 और 6। तो यहां से अगर आप कंपेयर करते हो अपने कंपोनेंट्स को, तो A1 को 4 होना पड़ेगा, A2 को 5 होना पड़ेगा और A3 को 6 होना पड़ेगा। कई सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाता है A1 प्लस A2, है ना, इधर बन जाएगा A1, इधर बन जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। उस केस में क्या करोगे, इसको कंपेयर करो A1 आ गया, इन दोनों को कंपेयर करो A1 प्लॉट करो A2 आ गया, इन दोनों को कंपेयर करो A3 आ गया, सेम आंसर निकलेगा। आई होप समझ आ रहा है कि क्यों लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट यहाँ पे मूव कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है अगर V1 एक वेक्टर है और V2 एक वेक्टर है, जो कि इस फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, शो करके हमें दिखाना है कि V6 की फॉर्म में होगा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। ठीक है, देख लेते हैं, शो करके दिखाना है। और क्या अब इस अपने को ये नहीं दे रखा, अब अपने को ये फाइंड करना है। अब किस तरीके से फाइंड करना है, सेम कहानी, राइट टू लेफ्ट चले जाओ। मैंने मान लिया कि ये 6 2 है और मैंने मान लिया कि मेरा पहला जो स्केलर यानी कि फील्ड का एलिमेंट है A1 है, तो A1 इंटू में V1 और प्लस में A2 इंटू में V2। V2 कौन है, 1 माइनस 1। तो यहां से एक्चुअली में क्या आ गया, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 6 और A1 माइनस A2 मेरे पास आ गया 2, यही बन रहा है। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, कट, 2 ऑफ A1 इज इक्वल टू 8, यानी कि A1 मेरे पास आ गया 4। अगर मेरे पास A1 4 है तो A2 की वैल्यू कितनी निकल गई, 2। इसका मतलब क्या कहानी बन रही है यहाँ पे, V जो वेक्टर है, पर्टिकुलर वेक्टर, कैन बी रिटन एज 4 पहला स्केलर इंटू पहला वेक्टर, दूसरा स्केलर इंटू दूसरा वेक्टर। आई होप चीजें समझ आती हुई नजर आ रही होंगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।